आज आसिफ सईद कोचा, साकिब निसार और एजाजुल एहसन अवाम के कटहरे में मुल्ज़म बन के खड़े हैं। ये नाइंसाफी करते हैं, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं कि इमरान खान कह रहा है अगला चीफ जस्टिस मेरा है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। नवाज शरीफ वापस जो है वो लंदन जा रहे हैं। नवाज शरीफ लंदन वापस जा रहा है, उसका बोरिया बिस्तर पैक हो गया है और नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं बनेगा। एतजाज अहसन का वकला का ग्रुप जीत गया है और लतीफ खोसा, मरवत वगैरह हार गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया इशरक। प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरावर्दी के साथ मुल्क की सियासी जमात की 3 बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के अंदर की बड़ी बड़ी खबरें लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। मुजम्मिल साहब से सबसे पहले अंदर की खबर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। मुजम्मिल साहब ये बताएं कि नवाज शरीफ को आज एवन फील्ड रेफरेंस में तो बरी कर दिया गया है, आगे क्या होगा? और आज की समाअत में जो चीफ जस्टिस और वकला के दरमियान जो मुकालमा हुआ है वो भी जरा बताएं। देखें, वो तो इतना अहम नहीं है। मैं समझता हूँ नवाज शरीफ की बरियत जो है वो चार्जशीट है जस्टिस एजाजुल एहसन साहब पर, चार्जशीट है साकिब निसार पर, चार्जशीट है आसिफ सईद कोसा पर। देखिए, नवाज शरीफ को इन जजेस ने निकाला। चलें, आप फैज और बाजवा को तो छोड़े ना, ये और मुजम्मिल साहब ये जेआईटी पे या फिर नैब पे कोई चार्जशीट नहीं है? नहीं। देखें, जब जेआईटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, जब सुप्रीम कोर्ट ही जेआईटी को मॉनिटर करता रहा, जब आपने मॉनिटरिंग जज लगा दिया, जब आप तफ्तीश में भी मुदाखलत करते रहे, जब आप ट्रायल में भी मुदाखलत करते रहे, तो आप जिम्मेदार हैं। आज की बरियत के का जिम्मेदार तो जस्टिस एजाजुल एहसन है कि उसकी वो किस बात का मॉनिटरिंग जज था कि ट्रायल ठीक नहीं हुआ और बेगुनाह आदमी को सजा हो गई। एजाजुल एहसन जवाब दे, आसिफ सईद खोसा जवाब दे, साकिब निसार जवाब दे कि जब सबूत नहीं थे तो जेआईटी को कौन से वॉल्यूम कितने ने, सारे वॉल्यूम 10 वॉल्यूम 9 जिन्हां के उत्ते प्रोग्राम होंदे सन, जिन पर साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा सियासत कर रहे थे, जुडिशियल एक्टिविज्म कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि आज आसिफ सईद खोसा, साकिब निसार और एजाजुल एहसन अवाम के कटहरे में मुल्ज़म बन के खड़े हैं नवाज शरीफ की बरियत के बाद। ये 3 जज कौम के मुजरम साबित हुए हैं। इन्होंने अवाम के एक लीडर को बाहर निकाला है तो, और गलत निकाला है, और अदालत से साबित हो गया कि वो गलत निकाला है। ये कोई किसी जलसे की बात तो है ही नहीं। अब नवाज शरीफ की बरियत पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट की मोहर लग गई है, तो ये मोहर आसिफ सईद खोसा के मुंह पर लगी है, साकिब निसार के मुंह पर लगी है, एजाजुल एहसन के मुंह पर लगी है। ये अपने मुंह देखें अब जाकर शीशे में, उनको अपने चेहरे पर नवाज शरीफ की बरियत लिखी हुई नजर आ रही होगी। तो मेरे ख्याल में ये 3 जज जो है आज कटहरे में खड़े हैं। ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत जजों के गलत फैसलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। आप देखें, इस मुल्क में रेकॉर्ड एक जैसा गलत फैसला हुआ, पाकिस्तान को अरबों डॉलर का जुर्माना हो गया, लेकिन जिन जजेस ने वो गलत फैसला किया जिनकी वजह से पाकिस्तान को अरबों डॉलर जुर्माना हुआ, हम उन जजेस के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। जिन जजेस ने भुट्टो को फांसी दी, साबित हो गया, हम उन जजों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। जिन जजों ने नवाज शरीफ को गलत नाअहल किया, जिन्होंने नवाज शरीफ को गलत सजा दी, हम उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये जज मुकद्दस गाय बन गए हुए हैं। ये नाइंसाफी करते हैं, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं, ये जुडिशियल एक्टिविज्म करते हैं, और फिर ये कहते हैं कि हमें आइन के तहत इस्तिस्ना हासिल है। हमारे गलत फैसलों को भी आइन ने इस्तिस्ना दिया हुआ है कि जज के गलत फैसले पर जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज वक्त आ गया है कि ठीक है, आइन के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन कौम तो अपने इन मुजरमों को पहचाने, कौम तो एजाजुल एहसन को पहचाने, कौम तो साकिब निसार को पहचाने, कौम आसिफ सईद खोसा को पहचाने कि आज वो अवाम की अदालत में कटहरे में बतौर मुल्ज़िम खड़े हैं। नवाज शरीफ को वजीर आजम बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। नवाज शरीफ के वजीर आजम बनने का रास्ता साफ है। वो अल अजीजिया में भी बरी हो जाएगा, उसकी नाअहली भी खत्म हो जाएगी, और वो अगली पार्लियामेंट में वजीर आजम बनने से मुझे उसकी राह में कोई रुकावट नजर नहीं आ रही। अच्छा मुजम्मिल साहब, समाअत के दौरान एक जो मज़ाहिका हेज बयान सामने आया नैब का, नैब ने अदालत को कहा कि हमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा और हमने अपीलें दायर कर दी, हमने मुझसे कुछ नहीं किया। आपने इसको मज़ाहिका खेज क्यों कहा है? रेफरेंस दायर करने का हुक्म भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट मामा लगता है कि नैब को कहे कि आप रेफरेंस फायर करें। ये तफ्तीशी एजेंसी का अपना सवाबदीद है कि वो तफ्तीश करके कोई रेफरेंस फाइल करे ना करे, अपील करे ना करे। ये सुप्रीम कोर्ट मामा लगता है कि आप रेफरेंस फाइल करें, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रेफरेंस फाइल हो गया। देखिए, इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत अख्तियारात हैं।
और हम मानते हैं कि अदालत के पास अख्तियारात होने चाहिए, पर ये अदालत तो ऐसी है ना जो नैब को कहे पुठी खड़ी हो जाए तो नैब पुठी खड़ी हो जाए, ये नैब को कहे सीधी खड़ी हो जाए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ नैब का कोई कसूर नहीं है, कसूर इजाजुल एहसन, साकिब निसार और आतिफ सईद खोता का है, जिन्होंने ये रेफरेंस बनवाए, जिन्होंने अपीलें दायर कराई, जिन्होंने जेआईटी बनाई व्हाट्सएप पे, जिन्होंने कौम का इतना नुकसान किया। ये जज पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे, जुडिशियल एक्टिविज्म कर रहे थे, ये कौम के मुजरिम हैं और ये अवाम की अदालत में खड़े। तो मुजम्मिल साहब, ये तो आपने बता दिया, आगे क्या होगा? चार्जशीट तो इन जजेस पे बनती है। ये अवाम की अदालत में इनका हाल मौलवी मुश्ताक वाला होगा, इनकी कोई इज्जत नहीं होगी। ये उमरता बंदियाल साहब कहीं जा सकते हैं, ये साकिब निसार साहब कहीं अवाम में निकल सकते हैं। नवाज शरीफ तो अवाम में फिर रहा है ना, इलेक्शन लड़ेगा अभी। साकिब निसार को कहीं इलेक्शन लड़ ले नवाज शरीफ के मुकाबले पे, आसिफ सईद खोसा को कहीं आए ना जरा इलेक्शन लड़ ले, नवाज शरीफ अपने किसी बंदे को टिकट देगा आसिफ सईद खोसा के मुकाबले में, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। कहीं ना इजाजुल एहसन को कहीं काउंसलर लड़ ले नवाज शरीफ के बंदे के साथ। तो ये लोग अवाम की अदालत में इस वक्त बुरी तरह एक्सपोज खड़े हैं, अवाम को फेस नहीं कर सकते, और इन्होंने एक अवामी लीडर को बाहर निकाल कर पाकिस्तान की अवाम के साथ जुल्म किया। दूसरे रेफरेंस में नवाज शरीफ कब तक बरी हो जाएंगे? क्योंकि आजकल उनको रिलीफ ही रिलीफ मिल रहा है अदालतों से। नहीं, इंसाफ मिल रहा है, रिलीफ नहीं मिल रहा। जब ये रेफरेंस बनाए गए थे तो क्या आपको और मुझे नहीं पता था कि फैज बनवा रहा है? ये इमरान खान को लाने के लिए जुडिशियल एक्टिविज्म कर रहे थे, हमें नहीं पता था। वो जवेद हाशमी नहीं बता रहा था खड़े होकर कि इमरान खान कह रहा है अगला चीफ जस्टिस मेरा है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो ये जो चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ के सर पे सियासत की है, उससे आपने नवाज शरीफ को निकाला है। रिलीफ कहाँ मिल रहा है भाई? उसको इंसाफ मिल रहा है, रिलीफ नहीं मिल रहा। ना इंसाफी हुई थी और इंसाफ मिल रहा। अच्छा मुजम्मिल साहब, आजकल सोशल मीडिया पे एक कंपेन चल रही है, ये कौन लोग हैं जो ये कंपेन चला रहे हैं कि नवाज शरीफ वापस जो है वो लंदन जा रहे हैं? अंदर की खबर क्या है? अगर तो वो को 2-4 दिनों के लिए जा रहे हैं, 5 दिनों के लिए जा रहे हैं तो वो अलग बात है। लेकिन अब नवाज शरीफ मुस्तकिल लंदन क्यों जाएगा? अब वो क्यों जलावतन होगा? वो बरी हो रहा है, उसके लिए रास्ते साफ हैं, वो वजीर आजम बनने जा रहा है। इतने लगे ने ट्विटर पे कि नवाज शरीफ लंदन वापस जा रहा है, उसका बोरिया बिस्तर पैक हो गया है, उसकी सियासत खत्म हो गई है। भाई अगर उसकी सियासत खत्म हो करनी हो एस्टेब्लिशमेंट ने तो वो उसे बरी करेंगे। मेरा मतलब है फिर उसको वो सजा याफ्ता ही रह लेता लंदन बैठ के, वापस आके बायोमेट्रिक करा के ये बरियत लेने की क्या जरूरत थी? मेरा मतलब है अगर उसने वजीर आजम नहीं बनना तो ये पीटीआई का सेल और कुछ नवाज शरीफ के हासदीन जो है, जो उसका रास्ता रोक नहीं पा रहे, वो उसको रोकने के लिए ये माहौल बनाते हैं कि जी जा रहा है, उसका कुछ नहीं होना। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं जी अब नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं बनेगा, कोई और बन जाएगा। भी क्यों नहीं बनेगा? अब तो वो बरी हो गया, वो अहल हो गया, वो बदला के उसके कागज एक्सेप्ट हो गए, वो इलेक्शन भी जीत जाएगा। तो ठीक इसलिए हो गया। वो कहीं नहीं यानी जा रहा, कि मुझे नहीं नवाज लगता शरीफ वो के कहीं। खातिन जो है ये कंपेन चला रहे हैं, इस पे कोई सदाकत नहीं है। अच्छा मुजम्मिल साहब, एक और अंदर की खबर जो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ और अवाम भी जानना चाह रही है कि बैरिस्टर गौहर अली खान को जो इमरान खान ने चेयरमैन नामजद किया है, अपना जानशीन मुकर्रर किया है, ये बैरिस्टर गौहर अली खान के चेयरमैन नामजद करने से पहले भी एक कंपेन चली, उसके बाद तहरीक इंसाफ में कुछ ग्रुप्स भी सामने आए हैं सियासी दलों के और वकला के। अंदर की बात क्या है? पहली बात तो ये है कि बैरिस्टर जो है ना, ये मुझे लगता है ये बुजदार प्लस है। इमरान खान डमी लोगों की तलाश में रहते हैं, बुजदारों की तलाश में रहते हैं, और ये बुजदार है एक और पीटीआई के, ये एक और तहरीक इंसाफ के बुजदार प्लस है। आप ये देखें इनका तहरीक इंसाफ में ये जुलाई में आए हैं, नवंबर में चेयरमैन बन गए हैं। इतना ऐसे यहाँ बुजदार वजीर आला बना था या बैरिस्टर गौहर खान चेयरमैन बने हैं, और तो कोई इतनी जल्दी कुछ नहीं हुआ। बुजदार ने भी इलेक्शन से 10 दिन पहले पीटीआई ज्वाइन की थी, इलेक्शन जीता, सीधा वजीर आला बन गया। इसी तरह बैरिस्टर गौहर साहब जुलाई में शामिल हुए और आज वो चेयरमैन बन गए। तो एक तो आप समझें कि बुजदार और बैरिस्टर गौहर खान को आप एक ही तनाजर में देखें, ये बुजदार प्लस है। पहली बात, ये एतजाज अहसन कैंप से हैं, ये एतजाज अहसन के चैम्बर में होते थे।
वकला के अंदर शदीद लड़ाई है। आप देखें ना जी, इरफान मरवत और वो जो था वो और साइड पे थे। एतजाज अहसन का वकला का ग्रुप जीत गया है और लतीफ खोसा मरवत वगैरह हार गए। वो नहीं चाहते थे बैरिस्टर गौहर बने, वो चाहते थे कि कोई और बुशरा बीबी बन जाए, कोई और बन जाए, लेकिन बैरिस्टर गौहर ना बने। लेकिन एतजाज अहसन का ग्रुप जीत गया है और बैरिस्टर गौहर बन गए हैं। पहली बात ये सब। बैरिस्टर गौहर ने 2008 में पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा था बुनीर से, और उसके बाद पीपल्स पार्टी में रहे। जुलाई में वो तहरीक इंसाफ में को बकायदा शामिल भी नहीं हुए, इमरान खान के केसेस करने लगे। तो इसलिए ये बुजदार प्लस हैं। और मैं आपको सिंपल बात बताऊं, अब देखें ना, इमरान खान परवेज इलाई को चेयरमैन बना सकते थे, इमरान खान शाह महमूद कुरैशी को चेयरमैन बना सकते थे, इमरान खान अली मोहम्मद खान को चेयरमैन बना सकते थे, इमरान खान असद कैसर को चेयरमैन बना सकते थे, इमरान खान उमर अयूब को चेयरमैन बना सकते थे, इमरान खान किसी को भी चेयरमैन बना सकते थे। लेकिन उन्होंने बैरिस्टर गौहर खान को इसलिए बनाया क्योंकि वो किसी को भी पंजाब का वजीर आला बना सकते थे, लेकिन उन्होंने उस्मान बुज़दार को बनाया। इमरान खान को डमी यानी लोग, उन्होंने होम्योपैथिक सिलेक्शन की है। नहीं नहीं, डमी सिलेक्शन। इमरान खान अच्छा। को डमी लोग पसंद हैं। वो चाहता है वो रिमोट कंट्रोल से मिट्टी के बावों को कंट्रोल करता रहे। ये जो मिट्टी के बावे हैं ना, ये बैरिस्टर गौहर को भी मिट्टी का बावा समझ रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बैरिस्टर गौहर जो है वो इमरान खान के ताबूत में आखिरी कील होगा। जो नुकसान इमरान खान को बैरिस्टर गौहर खान पहुंचाएगा वो कोई नहीं पहुंचाएगा। वो आगे एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर सियासत करेंगे और वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट सियासत करेंगे और इमरान खान को मुकम्मल माइनस करने के स्क्रिप्ट पर काम करेंगे। वो एक पढ़े पढ़े लिखे वकील हैं। वो कानून के दायरे में करते करते इमरान खान को वहां ले जाएंगे जहां से इमरान खान उनसे चेयरमैनशिप छीनने की कभी पोजीशन में ही ना हो। इसलिए मुझे लगता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता बैरिस्टर गौहर खान जो है वो तहरीक इंसाफ पर अपनी ग्रिप भी मजबूत कर लेंगे, अपना धड़ा भी मजबूत कर लेंगे, अपने लोगों को टिकटें दे देंगे, अपने लोग आगे ले आएंगे और जो उनके मुखालफीन और जो प्रो इमरान लोग हैं उनको साइड लाइन करते जाएंगे। तो ये एक बड़ा स्क्रिप्ट है और मैं समझता हूँ कि ये एस्टेब्लिशमेंट अपना बंदा पीटीआई का चेयरमैन लाने में कामयाब हो गई है। उसमें उन किस कैंप को जीता, कौन जीता, लेकिन जो मेरी आज बात हुई है वो एस्टेब्लिशमेंट तो बहुत खुश है बैरिस्टर गौहर खान के बनने से। उनके ख्याल में जो काम उनकी राह में रुकावट थे वो अब वो उनके चेयरमैन बनने के बाद हो जाएंगे। इमरान खान माइनस हो गए, मुकम्मल तौर पे माइनस हो गए। जो लोग कहते थे कि इमरान खान कभी माइनस नहीं हो सकते, रेड लाइन है, वो सब आज देखें कि इमरान खान रेड लाइन होते हुए जेल में भी हैं, इमरान खान कल्ट होते हुए जेल में है, और इमरान खान आज पार्टी के चेयरमैन भी नहीं रहे, मुकम्मल माइनस हो। अच्छा मुजम्मिल साहब, इस मुश्किल तरीन वक्त में शेर अफजल मरवत ने भरपूर तर्जुमानी की है इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की। तो तहरीक इंसाफ उनकी वफादारी पर शक क्यों कर रही है? इमरान खान को अलीम खान की वफादारी पे भी शक था, इमरान खान को जहांगीर तरीन की वफादारी पे भी शक था, इमरान खान को किसकी वफादारी पे शक नहीं रहा? आप बताएं। चौधरी सरवर की वफादारी पे शक था, उनको तो हर एक की वफादारी पे शक होता है। कानों दा कच्चे ने फौरन कान भर दिए जाते हैं। इरफान मरवत एक जो है पर मुजम्मिल बढ़ साहब, गया। उनके खिलाफ इस तरह से सोशल मरवत मीडिया पे कोई मरवत कंपेन नहीं चलती थी, ना ही वो दिल भरे भरे ट्वीट्स करते थे। उनके तो दिल भरे भरे ट्वीट्स आ रहे हैं जैसे नहीं, वो बड़े ही गमगीन। आप कह लें कि इरफान मरवत बढ़ गया है, उसकी सियासत पीटीआई में बढ़ गई है। हालांकि उसने, वो कह रहा है मैंने कोई गलत बात नहीं की, मैंने ठीक खबर बताई है, लेकिन ये यूथिये को ठीक खबर थोड़ी जानते हैं। इनको तो गालम गलूच की आदत पड़ गई है आजकल। वो इरफान मरवत को निकाल रहे हैं। वो शहबाज गिल वहां से कह रहे हैं मुझे ये फैसला कबूल नहीं है। भी तेन कबूल नहीं तो तू इस्लामाबाद आ जा, इथे आके गल कर। वो अमेरिका में बैठ के कबूल नहीं है, किसी को लंदन बैठ के कबूल नहीं है। वो भाई जो ग्राउंड पे बैठी है उनसे पूछो ना तपती रेत में क्या काम करना है। आप ठंडी जमीन पर बैठ के तपती रेत वालों को कह रहे हैं कि आपको कबूल नहीं। तो इसलिए इरफान मरवत भी बढ़ गया। ठीक हो गया। अच्छा मुजम्मिल साहब, एक और बड़ी अंदर की खबर, राजा परवेज अशरफ साहब ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर बनाएगी। अब तक की जो सिचुएशन है उसमें तो नहीं लग रहा, आगे क्या ये मुमकिन है?
नहीं भाई नहीं, ये मुस्लिम लीग नून के पैर ही पड़ रहे हैं। ये जो बिलावल ने आग लगाई है ना, मुस्लिम लीग नून अब पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने का सोच भी नहीं सकती। मैं आपको बताऊं, मुस्लिम लीग नून ऑपोजिशन में बैठ जाएगी लेकिन कभी पीपल पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएगी। अगर एक स्टेज आई कि आपको लगे कि मुस्लिम पीपल पार्टी के बगैर हुकूमत ही नहीं बनती, तो मुस्लिम लीग नून कहेगी हम ऑपोजिशन में बैठ जाते हैं, हमने नहीं हुकूमत बनानी। लेकिन अब पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मुस्लिम लीग नून हुकूमत नहीं बनाएगी। राजा परवेज अशरफ को तो अपनी सीट के लाले पड़े हुए हैं। वो तो इस चक्कर में है कि मुस्लिम लीग नून के साथ एडजस्टमेंट हो जाए, गिलानी साहब इस चक्कर में एडजस्टमेंट हो जाए, कायरा साहब इस चक्कर में एडजस्टमेंट हो जाए। कोई एडजस्टमेंट नहीं होनी, टगे एक सीट नहीं देनी पीपल्स पार्टी को, और कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। जो बिलावल ने गन डाल दिया है वो 2024 के इलेक्शंस के बाद पीपल्स पार्टी को फेस करना पड़ेगा। जहां पीपल पार्टी हुकूमत बनाएगी या नून बनाएगी, मिलकर नहीं बना। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुजम्मिल साहब के मुताबिक 2024 में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत नहीं बना सकती। इसके साथ ही मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।